हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग चैप्टर 21A सीआरपीसी शुरू करेंगे। चैप्टर 21A सीआरपीसी प्ली बार्गेनिंग के बारे में बताता है। प्ली बार्गेनिंग का क्या मतलब होता है? प्ली बार्गेनिंग का मतलब ये होता है कि हम बार्गेन कर रहे हैं, यानी कि जो अक्यूज्ड है वो एप्लीकेशन लगाता है और वो बार्गेन करता है किस चीज पर, कि उसे सेंटेंस जो मिल रही है, यानी कि जो उसे पनिशमेंट मिल रही है, जो उसका टाइम ऑफ, जो उसका टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट है वो कम हो जाए। वो बार्गेन करने के लिए वो एप्लीकेशन लगाता है, तो उसे हम लोग प्ली बार्गेनिंग कहते हैं, जो कि हमारा चैप्टर 21A सीआरपीसी में दिया हुआ है। हमेशा याद रखना कि प्ली बार्गेनिंग जो है वो कभी भी चार्ज की बार्गेनिंग नहीं करी जाती है, हमेशा सेंटेंस पर बार्गेनिंग होती है, चार्ज की बार्गेनिंग कभी भी नहीं की जाती। हमारे इसमें सेक्शंस है 265A से लेकर के 265N तक। तो देखो, सेक्शन 265A में दो तरीके की चीजें बताई हुई हैं, एक एप्लीकेशन बताया हुआ है, एक नॉन एप्लीकेशन बताया हुआ है। एप्लीकेशन का मतलब है कि कहां पर हमारा प्ली बार्गेनिंग अप्लाई होगा, और नॉन एप्लीकेशन का मतलब है कि ये सारे कुछ ऑफेंसेस हैं या ये सारी कुछ चीजें हैं जहां पर हमारा प्ली बार्गेनिंग अप्लाई नहीं होगा, यानी कि हम जो अक्यूज्ड है वो बार्गेन नहीं कर सकता है सेंटेंस को लेकर के। एप्लीकेशन में बताया है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस है जो कि डेथ नहीं है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, और 7 साल से ऊपर का अगर ऑफेंस नहीं है तो हम प्ली बार्गेनिंग अप्लाई करेंगे। नॉन एप्लीकेशन में बताया है कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अगर कोई है तो वहां पर प्ली बार्गेनिंग अप्लाई नहीं होगा। ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन अगर हुआ है तो वहां पर प्ली बार्गेनिंग अप्लाई नहीं की जाएगी। अगर किसी चाइल्ड के साथ ऑफेंस कमिट हुआ है और उसकी एज 14 ईयर्स से कम है तो वहां पर प्ली बार्गेनिंग अप्लाई नहीं करी जाएगी। और ये चाइल्ड जो है जुवेनाइल और चाइल्ड जो है डिफाइंड है अंडर जेजे एक्ट, उनकी हम बात कर रहे हैं। सेक्शन 265L में यही बताया हुआ है, नो एप्लीकेशन ऑन जुवेनाइल और चाइल्ड अंडर सेक्शन 2K ऑफ जेजे एक्ट 2000। ठीक है, तो 265A में क्या बताया? एप्लीकेशन बताया, और नॉन एप्लीकेशन बताया हमें अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो कि डेथ से पनिशेबल नहीं है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल नहीं है, 7 साल से कम की अगर उसकी जो है इम्प्रिजनमेंट का टाइम है, तो हम उसमें प्ली बार्गेनिंग अप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर कोई भी ऑफेंस डेथ से पनिशेबल है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है, 7 साल से ऊपर का अगर कोई ऑफेंस है तो उसमें प्ली बार्गेनिंग नहीं किया मिलता है। नॉन एप्लीकेशन में है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के अगर कोई ऑफेंस है तो हम नहीं देंगे प्ली बार्गेनिंग। कोई ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन है तो नहीं देंगे। चाइल्ड के ऊपर अगर ऑफेंस कमिट हुआ है, 14 साल से नीचे का वो बच्चा है, तो हम कोई भी जो है प्ली बार्गेनिंग नहीं देंगे। 2 बार क्यों मैंने इस सेक्शन को पढ़ा है? क्योंकि इस पर से काफी ज्यादा क्वेश्चंस फ्री में बने। ठीक है, अब आ जाओ सेक्शन 265B में। सेक्शन 265B क्या कहता है? सेक्शन 265B बताता है कि कौन है जो एप्लीकेशन फाइल करेगा। एप्लीकेशन फाइल करने का राइट किसके पास है इस सारे चैप्टर में? सुनाओ, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात तो अक्यूज्ड फाइल करेगा एप्लीकेशन। अक्यूज्ड ही फाइल कर सकता है, उसके अलावा कोई और नहीं करेगा। इन राइटिंग करेगा, जब ट्रायल पेंडिंग है तब करना है। एप्लीकेशन जो होगी इन राइटिंग होगी, एफिडेविट देगा वो, और वॉलंटरीली होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वॉलंटरी होनी चाहिए। अब यहां पर जो है नोटिस दिया जाएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, कंप्लेनेंट को और अक्यूज्ड को। किसको नोटिस दिया जाएगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, कंप्लेनेंट को और अक्यूज्ड को टू अपीयर ऑन अ फिक्स्ड डेट। अभी नोटिस कौन देगी? ऑब्वियसली कोर्ट नोटिस देता है। यहाँ पर कोर्ट जो है वो नोटिस देगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, कंप्लेनेंट को और अक्यूज्ड को कि आप फिक्स्ड डेट पर अपीयर होइए, जहां पर हम प्ली बार्गेनिंग पर चर्चा करेंगे। और अक्यूज्ड को हमेशा ही कैमरे पे एग्जामिन करना है। यहाँ पर शैल वर्ड का यूज हुआ है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये भी हमारे प्री में क्वेश्चन आ चुका है कि अक्यूज्ड का जब प्ली बार्गेनिंग का जब सिस्टम चलता है, जब प्ली बार्गेनिंग की जब प्रोसीडिंग्स चलती है, तो अक्यूज्ड कैमरे में उसको एग्जामिन किया जाता है या नहीं किया जाता है। सेटलमेंट अगर हो गया है, मतलब जैसे दोनों पार्टीज के बीच में सेटलमेंट हो गया ना, ये ए पार्टी है, ये बी पार्टी है, दोनों के बीच में सेटलमेंट हो गया, मतलब हो गया कि चलो ठीक है, सेंटेंस कम होनी है, उसको कम सजा मिलेगी। तो अगर सेटलमेंट हो गया है तो जजमेंट कहां दिया जाएगा? जजमेंट हमेशा ही हमेशा ओपन कोर्ट में दिया जाता है। ये चीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ये भी हमसे प्री में पूछा जा चुका है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन दिया जाएगा विक्टिम को। ठीक है, और
यहाँ पर कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होता है कि कोर्ट जो है अक्यूज को अंडर सेक्शन 360 भी छोड़ सकती है। 360 क्या है, प्रोबेशन के बारे में बताया था, तो प्रोबेशन पर भी छोड़ सकती है और जो है पनिशमेंट जो है आधी पनिशमेंट भी दे सकती है। अपील नहीं करी जाएगी, कोई भी अपील नहीं होती एक्सेप्ट रिट पिटिशन अगर है अंडर आर्टिकल 226, 227 और स्पेशल लीव पिटिशन है तो अंडर आर्टिकल 136 जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होती है। एक बार इसे हम लोग पढ़ लेते हैं, ये वाला जो हमारा पार्ट है इसे एक बार पढ़ लेते हैं, 265B वाला। आप सबसेक्शन 4 पे आइए, हम लोग सबसेक्शन 4 पढ़ेंगे। When the public prosecutor or the complainant of the case, as the case may be, and the accused appear on a fixed date अंडर सबसेक्शन 3, हमने सबसेक्शन 3 में जहां डेट फिक्स करी वहां पर जब ये लोग अपेयर हुए, कोर्ट शैल एग्जामिन द अक्यूज्ड इन कैमरा, तो कोर्ट जो है अक्यूज्ड को इन कैमरा एग्जामिन करेगी। वेयर द अदर पार्टी इन द केस शैल नॉट बी प्रेजेंट, जहां पर कोई दूसरी पार्टी और प्रेजेंट नहीं होगी। To satisfy itself that the accused has filed the application voluntarily and where, अब क्लॉज ए क्या कहता है, द कोर्ट इज सैटिस्फाइड दैट द एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड बाय द अक्यूज्ड वॉलंटरली, कोर्ट अपने आप को पूरी तरीके से सेटिस्फाई करेगी कि वॉलंटरली वाली जो एप्लीकेशन है वो फाइल करी गई है। इट शैल प्रोवाइड टाइम टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू वर्क आउट अ म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन ऑफ द केस, अक्यूज्ड को जो है थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन करने का, which may include giving to victim by the accused the compensation भी दिया जाएगा victim को, and other expenses during the case, और जो भी expenses हुए हैं victim के, and thereafter fix the date for further hearing of the case, और उसके बाद दोबारा जो है hearing होगी, further hearing की केस जो डेट जो है वो तय करी जाएगी। Clause B says the court finds that the application has been filed involuntarily, अगर कोर्ट ये फाइंड कर ले कि ये जो एप्लीकेशन है ये इनवॉलेंटरली फाइल करी गई है, इसमें जो है अक्यूज की कोई सहमति नहीं थी, और ही हैज प्रीवियसली बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट, या फिर उसको प्रीवियसली कन्विक्ट कर चुके हैं किसी चीज के लिए, इन अ केस इन विच ही हैज बीन चार्ज विद द सेम ऑफेंस, जिसमें वो सेम ऑफेंस के लिए चार्ज किया गया है। It shall proceed further in accordance with the provisions of this code from the stage such application has been filed under subsection 1. तो फिर कोर्ट ऐसे प्रोसीड करेगी जैसे कि प्ली बार्गेनिंग फाइल ही नहीं हुआ या हुई। ठीक है, इसको ऐसे ही लिख लो, अपने नोट्स में ऐसे भी लिख लोगे तो चलेगा, या बेरट में लिख लो ताकि समझ में आ जाए क्लॉज बी क्या कह रहा है। अगर कोर्ट को अगर ऐसा पता चले कि ये जो है ये इनवॉलेंटरी काम हुआ है, इनवॉलेंटरली अगर हुआ है, कोर्ट को अगर ऐसा पता चले, और इसको प्रीवियसली हम कन्विक्ट भी कर चुके हैं, प्रीवियसली हम कन्विक्ट भी कर चुके हैं सेम ऑफेंस के लिए, बात समझना, सेम ऑफेंस के लिए हम प्रीवियसली कन्विक्ट कर चुके हैं, तो कोर्ट उसी तरीके से प्रोसीड करेगी जैसे कि प्ली बार्गेनिंग की कभी कोई बात ही नहीं हुई। ठीक है, फिर आ जाओ प्रोसीजर पे, क्या प्रोसीजर होता है। तो सेक्शन 265C से लेकर के 265F तक हमें प्रोसीजर बताया हुआ है कि क्या प्रोसीजर होगा। गाइडलाइंस दी हुई है म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन के बारे में। अगर केस पुलिस रिपोर्ट पर है तो नोटिस दी जाएगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, अक्यूज्ड को और विक्टिम को, और अगर अक्यूज्ड चाहे तो अपने प्लीडर के साथ वो है अपेयर हो सकता है कोर्ट में, अगर अक्यूज्ड ऐसे डिजायर करे। ठीक है, अगर अक्यूज्ड चाहे तो अपने प्लीडर के साथ वो अपेयर हो सकता है। अगर कंप्लेंट हो है केस, नोटिस दी जाएगी सिर्फ दो लोगों को, अक्यूज्ड को और विक्टिम को। यहाँ पर जो है विक्टिम और अक्यूज्ड दोनों ही लोग अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक बार हम लोग इसे पढ़ लें क्या गाइडलाइंस दी हुई है। In working out 265C में पढ़ रही हूँ, in working out a mutually satisfactory disposition under clause A of subsection 4 of section 265B, हमने भी subsection 4 में पढ़ा ना, mutually satisfactory disposition, the court shall follow the following procedure, namely clause A says in a case instituted on a police report, जब पुलिस रिपोर्ट पे केस इंस्टीट्यूट हो रहा है तो court shall issue notice to the public prosecutor, पुलिस ऑफिसर हु हैज इन्वेस्टिगेटेड द केस, आयो का मतलब वही है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हमारे,
The victim of the case, the accused to participate in the meeting to work out a mutually, मतलब mutual, आप लोग mutually satisfactory disposition का मतलब ये है कि mutually आप decide कर लें कि क्या करना है, म्यूचुअली आप डिसाइड कर लें आपस में कि करना क्या है, किस तरीके से प्ली बार्गेनिंग, अगर कोर्ट मान गया है कि वॉलंटरली है सब कुछ है, तो म्यूचुअली हम डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से प्ली बार्गेनिंग होगी, किसको मतलब अक्यूज को कितनी सजा दी जाएगी। तो ऐसे में नोटिस जाता है इन लोगों को, और अगर फिर प्रोवाइडेड दैट throughout such process of working out of satisfactory disposition of the case, it shall be the duty of the court to ensure that the entire process is completed voluntarily. कोर्ट की ड्यूटी है कि जो एंटायर प्रोसेस हो रहा है ये देखना कि ये वॉलंटरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द अक्यूज्ड इफ ही सो डिजायर्स में पार्टिसिपेट इन सच मीटिंग विद हिज प्लीडर इफ एनी एंगेज्ड इन द केस, अगर अक्यूज्ड चाहे तो उसके प्लीडर के साथ वो अपेयर हो सकता है। फिर क्लॉज बी में क्या बताया, क्लॉज बी में ये बताया है कि अगर अदरवाइज इन पुलिस रिपोर्ट है यानी कि कंप्लेंट पर है तो अक्यूज और विक्टिम को नोटिस दिया जाएगा, और अक्यूज और विक्टिम अगर चाहे तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। इतना ही बताया हमारे सेक्शन 265C में। अब सेक्शन 265D में रिपोर्ट ऑफ म्यूचुअली सैटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन के बारे में बात करी गई है। भाई अगर ये वर्कआउट कर गया, अगर दोनों पार्टीज ने आपस में डिसाइड कर लिया, म्यूचुअली डिसाइड कर लिया, अगर वर्कआउट कर गया तो रिपोर्ट प्रिपेयर होगी, रिपोर्ट प्रिपेयर करी जाएगी, और अगर ये वर्कआउट नहीं किया तो ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करेंगे, जो भी कोर्ट ने जो भी ऑब्जर्वेशन करी है वो रिकॉर्ड करेंगे, और आगे फिर जो सीआरपीसी में हमारे दिया हुआ है, जो इस कोर्ट में दिया हुआ है, उस तरीके से वो प्रोसीड करेंगे। फिर आओ सेक्शन 265E और सेक्शन 265F पर। सेक्शन 265E कहता है कि अगर कोर्ट का केस का अगर डिस्पोजल हो गया है तो इसमें 4 चीजें बताई हुई है। अगर केस का डिस्पोजल हो गया है तो कॉम्पनसेशन टू विक्टिम प्लस हियर द पार्टीज, विक्टिम को कॉम्पनसेशन दो और पार्टीज को सुनना पड़ेगा, ठीक है। रिलीज कर सकते हैं ऑन प्रोबेशन, प्रोबेशन पर रिलीज भी कर सकते हैं, या फिर हाफ ऑफ द पनिशमेंट, हाफ ऑफ मिनिमम पनिशमेंट, जितनी हमेशा समझो कि मिनिमम पनिशमेंट का हाफ किया जाता है, ठीक है, और या फिर 1/4 ऑफ पनिशमेंट अगर बी और सी वर्कआउट नहीं करे, अगर हम प्रोबेशन पर भी नहीं छोड़ पाए हैं और हाफ ऑफ मिनिमम पनिशमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम 1/4 पनिशमेंट दे देंगे। तो इस तरीके से केस का हमारे डिस्पोजल हो जाएगा। ये एक बार पढ़ लेना, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, आपको यही 4 पॉइंट्स मिलेंगे जो मैंने शॉर्ट करके लिखे। फिर सेक्शन 265F में हमारा जजमेंट आता है कोर्ट का। हमेशा याद रखो, इससे क्वेश्चन बन चुका है, जजमेंट जो है हमेशा ओपन कोर्ट में ही दिया जाएगा। प्ली बार्गेनिंग अगर हो गई है तो उसके बाद ओपन कोर्ट में जजमेंट दिया जाएगा, इट विल बी साइन्ड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट यानी कि जज। अदर प्रोविजंस हमारे दिए हुए हैं सेक्शन 265G से लेकर के सेक्शन 265K में। सेक्शन 265G कहता है फाइनलिटी ऑफ द जजमेंट। इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो जजमेंट डिलीवर बाय द कोर्ट अंडर सेक्शन 265G, जो हम जजमेंट डिलीवर कर रहे हैं सेक्शन 265G में, शैल बी फाइनल एंड नो अपील। इसमें ये जो है ये फाइनल होगा, इसमें कोई भी अपील नहीं होगी, एक्सेप्ट द स्पेशल लीव पिटिशन। स्पेशल लीव पिटिशन हो सकती है अंडर आर्टिकल 136 एंड रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं आर्टिकल्स 226 एंड 227 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल लाई इन एनी कोर्ट अगेंस्ट सच जजमेंट। क्या हमने देखा कि ये जो है फाइनल होगा और कोई भी अपील नहीं होगी, लेकिन हम रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 226 एंड 227 और स्पेशल लीव पिटिशन फाइल कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 136 जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है। फिर आओ सेक्शन 265H पर। सेक्शन 265H कहता है पावर ऑफ द कोर्ट इन प्ली बार्गेनिंग। अ कोर्ट शैल हैव फॉर द पर्पसेस ऑफ डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शन अंडर दिस चैप्टर ऑल द पावर्स वेस्टेड इन द रिस्पेक्ट ऑफ बेल, बेल की पावर्स हैं, ट्रायल की पावर्स हैं, एंड अदर मैटर्स रिलेटिंग टू द डिस्पोजल ऑफ केस, और केस को डिस्पोज करने की पावर है, ठीक है। फिर आए सेक्शन 265I पर। सेक्शन 265I कहता है पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगॉन बाय द अक्यूज्ड। देखो इसमें क्या है, हम सेट ऑफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं इसमें इसको बिना पढ़े मैं आपको ऐसे बताती हूँ एग्जाम्पल से, ताकि आपको समझ में आ जाए क्या हम सेट ऑफ का मतलब क्या है।
5 साल की जैसे सजा मिल गई, ठीक है, 5 साल की इम्प्रिजनमेंट, मतलब समझो कि कम कर करके 5 साल प्ली बार्गेनिंग वगैरह हो करके जो है 5 साल की हमारी सजा आ रही है, 5 साल की सजा हमने दे दी अक्यूज को। अब सेट ऑफ करना है, 3 साल इसी सब में निकल गए मान लो, और 3 साल जो है अक्यूज कोर्ट सॉरी जेल में रहा, 3 साल वो पहले ही जेल में रह चुका है, तो अब सेट ऑफ हो जाएगा। 5 साल का जजमेंट आया कि 5 साल की सजा देनी है, और 3 साल वो ऑलरेडी जेल में बिता चुका है, ये सब केस चलते 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 3 साल उसको जेल में ही बीत गए, तो अब कितने साल की सजा बची? 2 साल की सजा बची, 2 इयर्स की। तो अब उसे जो है बाकी की सजा 2 साल की मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने क्रिमिनल जस्टिस देखा है तो आप क्रिमिनल जस्टिस एक सीरीज है जिसमें पंकज त्रिपाठी है, और वो लॉयर बने हैं, उसमें उन्होंने लॉयर का एक्ट किया है। तो आई गेस सीजन 1 में या सीजन 2 में ऐसा होता है कि उसने जेल में कुछ साल काट लिए होते हैं, जितने साल बच्चे होते हैं, जितने की जजमेंट आती है उतने ही साल बचे हुए साल जो है उसे काटने होते हैं, ठीक है। तो ऐसे होता है, यहाँ पर सेट ऑफ कर देते हैं। अगर 3 साल बंदे ने जेल में काट लिया है तो जितना जजमेंट आया, तो जितना साल हमारे यहाँ पे 2 साल बचा है इस एग्जाम्पल के हिसाब से, तो उसे 2 साल की सजा हो जाएगी। फिर सेक्शन 265 के क्या कहता है? स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड। हम स्टेटमेंट जो भी ले रहे हैं अक्यूज्ड का, वो हम किसी और इस चैप्टर में अगर हम अक्यूज्ड को कुछ भी स्टेटमेंट ले रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ इस पर्पस के लिए यूज करेंगे, प्ली बार्गेनिंग के पर्पस के लिए यूज करेंगे, और कहीं भी यूज नहीं कर सकते। पढ़ लेते हैं एक बार। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग एनफोर्स्ड, द स्टेटमेंट्स और फैक्ट्स स्टेटेड बाय एन अक्यूज्ड in an application for plea bargaining filed under section 265B shall not be used for any other purpose except for the purpose of this chapter। किसी भी और पर्पस के लिए हम उसे यूज नहीं करेंगे, सिर्फ प्ली बार्गेनिंग के लिए यूज करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, Section 265A deals with summary trial, plea bargaining, identification of the accused, or medical examination of the accused. It deals with plea bargaining. The concept of plea bargaining is not applicable to the offense committed against a woman, a child, both A and B, none of the above. तो हम लोगों ने अभी पढ़ा 265A में, यहाँ पर देखो हम लोगों ने अभी पढ़ा है 265A में कि वेमेन के अगेंस्ट अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो वो अप्लाई नहीं होगा, और चाइल्ड के अगेंस्ट अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो हम अप्लाई नहीं करेंगे प्ली बार्गेनिंग के प्रोविजंस को। तो हमारा हो गया बोथ ए एंड बी। फिर उसके बाद आते हैं, द प्रोविजन रिलेटेड टू प्ली बार्गेनिंग इज नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग ऑफेंसेस: सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो हमारा दोनों ही सही है, बोथ ए एंड बी। ना हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं ना हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। The doctrine of plea bargaining is not applicable to the offence punishable with imprisonment of 2 years, imprisonment of 3 years, life imprisonment और imprisonment of 1 year। हम लोगों ने सेक्शन 265A में क्या पढ़ा था कि अगर 7 साल से कम का ऑफेंस किया है तो हम प्ली बार्गेनिंग अप्लाई कर देंगे, लेकिन अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, डेथ है और 7 साल से ऊपर का ऑफेंस है तो प्ली बार्गेनिंग अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है जहां पर हम प्ली बार्गेनिंग को अप्लाई नहीं करेंगे। फिर इसके बाद, द प्रोविजंस ऑफ प्ली बार्गेनिंग अंडर चैप्टर 21A आर नॉट एप्लीकेबल इफ द ऑफेंस इज कमिटेड अगेंस्ट अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ, यहाँ पे मैंने आंसर ही लिख दिया 14 ईयर्स, तो यहाँ पर 14 ईयर्स ही है कि अगर 14 साल से कम का बच्चा है तो उसके ऊपर प्ली बार्गेनिंग के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। An accused may apply for plea bargaining where he has committed an offence for which the punishment extends for imprisonment exceeding 7 years। नहीं, अगर 7 साल से ऊपर है तो प्ली बार्गेनिंग अप्लाई नहीं होगी। An offence which affects socio-economic कंडीशन ऑफ द कंट्री, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है तो भी अप्लाई नहीं होगा। ऑफेंस अगेंस्ट अ वुमेन अगर हुआ है तो भी अप्लाई नहीं होगा। ऑफेंस ऑफ थेफ्ट हुआ है तो अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है सिर्फ 3 साल की इम्प्रिजनमेंट ही मिलती है मैक्सिमम, तो इस वजह से यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। A person accused of an offence may apply for a plea bargaining in the court in which his case is pending trial, in any court, in the high court, in the police station। जहां पर उसका केस चल रहा है वहां पर, जहां पर उसका ट्रायल पेंडिंग है वहां पर ही वो अप्लाई करेगा प्ली बार्गेनिंग के लिए भी। Chapter 21A dealing with plea bargaining has been inserted by Criminal Law Amendment Act 2005। तो यही हमारा सही आंसर है। अगर ये अभी मैंने शायद इसके बारे में बताया नहीं इस वाले में, आप लोग इस
क्वेश्चन से देख लीजिए कि इसका जो आंसर है वो ये है। तो ये एक बार पूछा गया है, एक बार नहीं एक्चुअली कई बार पूछा गया है, मैंने वो सही कई बार वाले सेम क्वेश्चंस नहीं लिखे इसमें। हु कैन पार्टिसिपेट इन प्ली बार्गेनिंग अकॉर्डिंग टू सेक्शन 265B? द अक्यूज्ड एंड द विक्टिम, द अक्यूज्ड, विक्टिम, प्रोसिक्यूशन एंड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ फॉर म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन, ओनली कोर्ट और नन। कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? अक्यूज्ड एंड विक्टिम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। द कोर्ट एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग by the accused to satisfy himself that it is made voluntarily, कहाँ एग्जामिन करेंगे? examines in an open court, examines him in camera, records his evidence on oath or seeks his affidavit। कोर्ट हमेशा कहाँ एग्जामिन करेगी? कैमरा पे एग्जामिन करेगी। लास्ट के हमारे 3 क्वेश्चन है। अंडर सीआरपीसी एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग, पीबी का मतलब प्ली बार्गेनिंग, कैन बी फाइल्ड बाय अक्यूज्ड, कंप्लेनेंट, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर। हमेशा हमेशा अक्यूज्ड एप्लीकेशन फाइल करेंगे। गाइडलाइंस फॉर म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन आर कवर्ड अंडर विच सेक्शन? 265C, 265D, 265E और 265H। म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन हम लोगों ने सेक्शन 265C में पढ़ा। In case of plea bargaining by the parties, no judgment may be delivered by the court. Judgment may be delivered in private to the parties. Judgment shall be delivered in the open court, or the bargain struck by the parties is to operate as the judgment. Judgment shall be delivered in the open court. हमेशा open court में होगा क्योंकि हम transparency रखते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा। कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।